सो देखिए, ये गुरुकुल सिस्टम जो था ये थोड़ा एंशियंट टाइम पे इंडिया में फॉलो होता था। तो ये आपका समझ लीजिए फ्रॉम वैदिक पीरियड टिल द स्टार्टिंग ऑफ द मिडिवल इंडिया आपका गुरुकुल सिस्टम फॉलो होता था। तो बेसिकली एंशियंट इंडिया, वैदिक पीरियड से लेके आपका पूरा एंशियंट इंडिया में गुरुकुल सिस्टम फॉलो होता था। तो इवन दो गुरुकुल सिस्टम अभी नहीं है, बट देन ऑल्सो ये एक इंडियन ईथोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ इंडियन ईथोस एंड मैनेजमेंट। ऑल राइट। तो मैनेजमेंट में इंडियन ईथोस और कल्चर की क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं, जो मैनेजमेंट में हमारा कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ आर ओन इंडियन वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। सो दैट वी हैव टू स्टडी। सो कल्चरली इफ़ यू सी, वी आर वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ कल्चर। ऑल राइट, डिवर्स नेचर का लैंड है, एंड देर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ सीकिंग। तो हमारे एंशियंट इंडिया में मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स थे, तो दैट वी आर सीइंग। अब बहुत सा ये जो गुरुकुल सिस्टम है ना, ये आपका कोई राइटिंग के फॉर्म पे नहीं होता था, इट वॉज ओरली टॉट बाय द गुरुज। तो ये हमारा बहुत ओरल वे पे रहा है, जो जनरेशन बाय जनरेशन वो जो वैल्यू सिस्टम्स जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही थी। कुछ कुछ बुक्स हैं जो कि काफ़ी एंशियंट टाइम पे लिखी गई हैं, जो एक थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स बन जाता है हमारा मैनेजमेंट में इंडियन ईथॉस का क्या है। तो हमने एक टॉपिक क्लास में पढ़ा था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्रॉम कौटिल्यस अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक बुक है जिसका बेसिक मतलब तो इकोनॉमिक्स का है, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होती है, बट दैट बुक इज़ अ वेरी ग्रेट बुक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो अगर तो वही सेम प्रिंसिपल आपके एक मैनेजर पे लगते हैं कि हाउ यू हैव टू मैनेज थिंग्स, हाउ अ मैनेजर शुड बी। ऑल राइट। तो इसमें वी हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स। तो इंडियन ईथोस एंड मैनेजमेंट में अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम ऑफ लर्निंग था गुरुकुल सिस्टम में क्या था, और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में क्या है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। ओके। सो अब गुरुकुल सिस्टम आप देखो, ये जैसे मैंने बताया आपका वैदिक पीरियड से पूरा एंशियंट इंडिया और मिडिवल पीरियड के स्टार्ट तक था। गुरुकुल मतलब क्या है? गुरु मीन्स व्हाट? गुरु मीन्स टीचर, ठीक है। एंड कुल मीन्स व्हाट? कुल मीन्स होम। तो गुरुकुल सिस्टम वॉज अ रेसिडेंशियल बेस्ड लर्निंग सिस्टम, जहाँ पे गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। शिष्य सारे गुरु के घर पे रहते थे, और वो उनसे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, कैरेक्टर बिल्डिंग जिसको कहा जाए, मॉरल वैल्यूज़, वो सारी चीज़ें भी सीखते थे। ऑल राइट। तो ये आपका एक गुरु शिष्य बॉन्डिंग डेवलप होती थी। तो उसमें गुरु वॉज हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर शेपिंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका गुरुकुल सिस्टम था। ये वर्ड दो वर्ड से बना है, गुरु एंड कुल। ऑल राइट। लेकिन अभी जैसे मॉडर्न सिस्टम तो थोड़ा अलग है। मॉडर्न सिस्टम में आपका टेक्नोलॉजी है, स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है, एक करिकुलम होती है, एक स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल होता है। गुरु शिष्य गुरुकुल सिस्टम में अलग था। जिसको जो चीज़ लर्निंग होती थी वो अपने गुरु को सेलेक्ट करते थे, फिर वो उनके साथ रहते थे सारे शिष्य, और वो चीज़ की वो नॉलेज लिया करते थे। सो दैट वॉज द ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम। अब क्या ये ट्रेडिशनल गुरुकुल सिस्टम आज भी रेलेवेंट है? क्या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम कोई चीज़ पे लैक करती है? क्या चीज़ें हम गुरुकुल सिस्टम से सीख सकते हैं? ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इस टॉपिक पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब हम यस देख सर। लेते हैं कि गुरुकुल सिस्टम ब्रीफ में क्या है। मैं आपको स्लाइड्स आपको दिख रही है ना? तो ये मैंने ये आर्टिकल आपको भेजा भी हुआ था, मैंने अपने लिंक्डइन में पोस्ट किया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो। क्योंकि देखिए, आपको इसमें जो आप प्रेजेंटेशंस बनाओगे उससे भी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी, और एक कंटेंट आ जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन आना है इसमें से, और बेसिक बेसिक आपके पास बस कंटेंट होना चाहिए। तो जो मैंने वेरियस टॉपिक्स को वेरियस लोगों को बांट दिया है, तो जो भी आप प्रेजेंटेशंस बनाओगे वो आप स्लाइड्स ग्रुप पे शेयर करना, तो सबके लिए कंटेंट हो जाएगा। बाकी कुछ कंटेंट मैंने अपने लिंक्डइन पे भी शेयर किया हुआ है, उसके लिंक्स आपके पास होंगे। ऑल राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि गुरुकुल सिस्टम इन ब्रीफ क्या है। तो गुरुकुल सिस्टम का फोकस क्या था?
होलिस्टिक डेवलपमेंट, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स क्या है, एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो जब आप गुरुकुल सिस्टम में जो बच्चा रहता था उसको सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करते थे, उसको लाइफ के लिए प्रिपेयर करते थे। उसके मॉरल वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसका कर्मा क्या होना चाहिए, उसका धर्म क्या कहता है, ये सारी चीज़ें बच्चा जो है गुरु के साथ सीखता था। ऑल राइट, मेथोडोलॉजी क्या था, बहुत पर्सनलाइज था, एक्सपीरियंशियल मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग थी, ठीक है। लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप रहती थी बिटवीन अ गुरु एंड द टीचर। अब आप जैसे एनी वन हु कैन टेल मी कि कौटिल्य और चाणक्य में क्या फ़र्क था, कौटिल्य कौन था और चाणक्य कौन था? एनी वन हु कैन टेल मी हु वॉज कौटिल्य एंड हु वॉज चाणक्य? मेघना, प्राची, वंशिका, 3 of you are here. See, most of you are from economics background. You should know who is Kautilya and who is Chanakya. Anyone who can answer, just say yes or no. Are you there? मेघना, आर यू देयर इन क्लास? यस सर। हाँ जी, तो बताइए कौटिल्य और चाणक्य कौन थे? सर चाणक्य वॉज कुछ भी आपके दिमाग में जो भी आइडिया आ रहा हो। सर मेरे दिमाग में वो छत्रपति शिवाजी अशोका के उस अच्छा रेंज अच्छा, में कुछ उस टाइम चाणक्य। के रहे होंगे, कोई टीवी सीरियल में देखा होगा, है ना। हाँ प्राची आप बताओ। सर चाणक्य तो अशोका के शायद वो थे, टीचर थे, अशोका के टीचर थे, वेरी गुड। आई गेस। हाँ हाँ बिल्कुल। वंशिका आप बताओ। वंशिका, आर यू देयर? वंशिका, आप क्लास में कहीं और तो नहीं चले गए? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक वंशिका इज नॉट देयर अभी। सो चाणक्य एंड कौटिल्य आर सेम पीपल। चाणक्य और कौटिल्य एक ही नाम है, ठीक है। तो ये जो अर्थशास्त्र किताब है ये आप कह सकते हो चाणक्य ने लिखी है या कौटिल्य ने लिखी है, दोनों इस वन नेम ओनली, है ना। जैसे आपका घर का पेट नेम होता है ना, तो और एक आपका असली नाम होता है, बट इंडिविजुअल तो आप एक ही हो। तो चाणक्य एंड कौटिल्य आर द सेम person and he was mentor to चंद्रगुप्त मौर्य। अशोका के दादाजी थे, उनका मेंटोर था, ठीक है। तो जो मौर्यन डायनेस्टी को जिन्होंने स्टार्ट किया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त अलग थे, उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। मौर्यन डायनेस्टी उससे भी बहुत पहले की है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी को स्टार्ट किया था, तो उनके मेंटोर थे आपके। अच्छा, वंशिका इज हैविंग नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ओके वंशिका, सो वंशिका अब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाए तो आप हेलो बोलिएगा, ठीक है, ताकि आपकी वॉइस ऑडिबल रहे। सो what I was saying is कि Chanakya and Kautilya were the same person and he was mentor to Chandragupta Maurya and he wrote the book called Arthashastra. And Arthashastra is the apex book by an Indian for economics, political administration and management principle, ठीक है। तो उसमें वेरियस प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, दैट हाउ अ किंग शुड बिहेव, हाउ ही शुड मैनेज हिज पॉलिटिक्स, हाउ ही शुड मैनेज द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये सारी जो जो चीज़ें हैं वो उसमें दी हुई, तो इससे अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑल्सो वी कैन लर्न। तभी हमारे सब्जेक्ट का नाम है इंडियन ईथोस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। कि मैनेजमेंट में जो आप पीटर एफ ड्रकर पढ़ते हो, फेयोल्स के प्रिंसिपल पढ़ते हो, टेलर के प्रिंसिपल पढ़ते हो, ये सब कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र में भी गिवन है। ऑल राइट, दीज थिंग्स आर ऑल्सो गिवन इन अर्थशास्त्र एज वेल, ठीक। तो ये अभी हमें पढ़ना है। तो अब हम गुरुकुल सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो गुरुकुल सिस्टम में जैसे मैंने बताया फोकस था आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट में, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ में, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स में। मेथोडोलॉजी आपकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग थी, ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग वॉज द मेथोडोलॉजी। लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप बिटवीन द गुरु एंड द स्टूडेंट वॉज देयर। ऑल राइट, तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि हु वॉज कौटिल्य और चाणक्य, बिकॉज ही वॉज द मेंटोर फॉर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पे क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु से सीखा,
तो वो चीज़ क्या है, गुरुकुल सिस्टम, दे बोथ आर लिविंग टुगेदर. द चंद्रगुप्त Kautilya was always advising Chandragupta Maurya. He was always teaching him. He was preparing him from the very childhood that he has to be a ruler. ठीक है, तो उसकी लर्निंग पर्सनलाइज थी कि उसको रूलर के हिसाब से ढालना है. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है. तो गुरुकुल सिस्टम में एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग वॉज देयर और एक लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप बन जाता है. इन्वायरमेंट आपका बहुत नेचुरल रहता था, कम्युनल लिविंग सेटिंग्स वर देयर, है ना. नदी के किनारे दो गुरु पेड़ के नीचे जो है शिष्यों को अपना लेक्चर दे रहा है ना. वो लोग साथ ही रहते थे, साथ खाना खाना है, शिष्य मदद करते थे, खाना बनाते थे अपने टीचर के लिए. तो बेसिकली लाइफ को कैसे लीड करना है गुरुकुल सिस्टम में, वो चीज़ें थी. ऑलराइट. करिकुलम, गुरु क्या पढ़ाता था, तो आपका स्क्रिप्चर्स की नॉलेज देता था, फिलॉसफी की नॉलेज देता था, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज देता था, मेडिसिन की नॉलेज देता था, वॉरफेयर कैसे करना है उसकी नॉलेज देता था, डिपेंडिंग कि शिष्य ने किस टाइप का गुरु सेलेक्ट किया है. तो ये था आपका उस समय एंशियंट टाइम पे भी मेडिकल सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छा एडवांस था उस टाइम के हिसाब से, है ना. इसके कॉन्स क्या हैं कि बहुत लिमिटेड एक्सपोजर टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव था, क्योंकि अब आप गुरु जैसा होगा आप उसी के साथ रह रहे हो, तो आपको और डाइवर्सिटी मिली नहीं. जैसा आपको सीखना है, जो सीखना है उनके साथ सीखना है ना. लैक ऑफ फॉर्मल क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री नाम की चीज़ नहीं मिली. तो आप गुरुकुल सिस्टम से अगर आप पढ़ के आए हो तो मॉडर्न मार्केट में तो कोई खास डिग्री मिलेगी नहीं, कोई खास जॉब शायद ना मिले. और एक ओवर रिलायंस था फॉर द गुरु. ठीक है, ये आप थोड़ा कह सकते हो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ गुरुकुल सिस्टम. अब आप आ जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में. ये आपको ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है. ब्रीफ, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. ठीक, अब इसमें क्या है, फोकस क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है. आपको डिजिटल बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट वीडियोस, ऑनलाइन एजुकेशन, इन सब से भी हेल्प मिलती है. और स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाता है फॉर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड. तो ये आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम. इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की मेथोडोलॉजी क्या है. इसकी मेथोडोलॉजी है स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम बेस्ड लर्निंग, स्टैंडर्डाइज करिकुलम, सिलेबस, फॉर्मल असेसमेंट्स, एग्ज़ाम्स होता है, सेमेस्टर्स होते हैं, ट्राई सेमेस्टर्स होते हैं. ठीक है, आपकी ग्रेडिंग होती है, उस हिसाब से आपको स्कोर्स मिलते हैं. फिर आपको जॉब मार्केट के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है. इन्वायरमेंट आपका कोई नेचर के साथ नहीं होता है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सेटिंग होती है. ठीक है, जहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो होता है स्टूडेंट और टीचर का, उस हिसाब से आपको पढ़ाया जाता है. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होती है. ठीक है, करिकुलम क्या होता है, एकेडमिक सब्जेक्ट, है ना. उसमें स्टेम आपका जो होता है ना, स्टेम, STEM, स्टेम के बेसिस पढ़ाई होती है. स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ये होता है. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इन टाइप्स की पढ़ाई होती है. तो ये आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है विच इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम योर गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम. इसका कौन क्या है, एक तो सबसे पहला लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन है. ठीक है, आपको शिष्य को गुरु के साथ बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग का टाइम नहीं मिलता है. ना ही गुरु जो होता है, टीचर जो होता है, वो हर बच्चे के नीड के हिसाब से उसे पढ़ाता है ना. आपका टेक्नोलॉजी पे बहुत रिलायंस होता है. जिन लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं, शायद उनको अच्छी एजुकेशन ना मिल पाए, है ना. और एक एथिकल एंड मॉरल एजुकेशन कम हो जाती है. आपको बस बहुत कॉम्पिटिटिव बनाया जाता है. एक जो गुरुकुल सिस्टम में एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता था, एक मॉरल वैल्यूज़ की इंस्टिलेशन होती थी, वो चीज़ें अब थोड़ी कम हो गई हैं. ठीक है, ये आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में है. तो ये इसके आप कुछ कौन से बोल सकते हैं, बट आपको अभी जॉब मार्केट के लिए करना रेडी, ये सारी चीज़ें आपके मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोफेशनल वे से दे आर टीचिंग. ऑलराइट, तो ये आपको अब बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे गुरुकुल सिस्टम, जो कि ज़्यादा रेसिडेंशियल बेस्ड सिस्टम था, रेसिडेंस विद द गुरु, इट वॉज बेस्ड ऑन अ गुरु शिष्यास ट्रेडिशन. ठीक है,
और उससे वो लर्निंग होती थी, लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप वॉज देयर। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताया कौटिल्य एंड चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, तो गुरु एंड स्टूडेंट एक कॉम्बो बनते थे। ऑल राइट, तो इस टाइप से होती थी। अब इसमें आप देखो कि सेलिएंट फीचर्स क्या हो सकते हैं गुरु, ये तो आपको एक बेसिक बेसिक मैंने डिफरेंस बता दिया। अब गुरुकुल सिस्टम के आपके सेलिएंट फीचर्स क्या हो सकते हैं, देन वी विल सी कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के सेलिएंट फीचर्स क्या हो सकते हैं। आप स्लाइड देख ही रहे हो, है ना। तो गुरुकुल सिस्टम इज मोर रेसिडेंशियल इन नेचर, है ना, रेसिडेंशियल इन नेचर था। गुरु वॉज कंसिडर्ड टू बी द, मतलब जो स्टूडेंट्स होते थे दे वर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द गुरुज फैमिली, है ना। एक क्लोज बॉन्ड बनता था बिटवीन द गुरु एंड द शिष्य, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। इवन अगर कोई राजा का भी बेटा होगा उसको भी गुरु के साथ रहना पड़ेगा, उसको वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हॉलिस्टिक एजुकेशन होती थी। इसका एम था आपको वेल राउंडेड एजुकेशन तो देनी देनी है, बट कवरिंग दी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जैसे कि एकेडमिक्स हो गया, फिजिकल डिसिप्लिन हो गया, सुबह 6 बजे उठ जाना, फिर झाड़ू पोछा लगाना, फिर नाश्ता प्रिपेयर करना, फिर पढ़ाई के लिए आना, है ना। तो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट था कि आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, स्पोर्ट्स भी था उसमें, मेंटल हेल्थ के लिए भी था, योगा प्राणायाम ये सारी चीज़ें भी थी, मॉरल वैल्यूज़ का भी इंस्टॉलेशन था। तो एक टोटल कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक एज होती है जिसमें आप ये वैल्यूज़ आराम से डाल सकते हो। अगर आप 8 साल की उम्र से ही गुरु के साथ रह रहे हो और आप रोज़ सुबह उठ रहे हो 6 बजे, तो वो आपकी आदत पड़ जाएगी, आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाएगा। ये कोई टास्क नहीं लगेगा है यार सुबह उठना पड़ रहा है ना। तो बहुत कम उम्र से चीज़ों को, किसी अच्छी वैल्यूज़ को इंस्टिल कर देना, ये गुरुकुल सिस्टम का टास्क होता था, है ना। आप देखिए पहले द्रोणाचार्य के बच्चे थे, जैसे वो अर्जुन हो गए, भीम हो गए, तो यहाँ पे गुरु हर बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से टीचिंग देता था, है ना। अब अर्जुन वॉज वेरी गुड इन आर्चरी, तो उसको वैसे ही चीज़ सिखाया जा रहा है ना। आपका भीम वॉज वेरी गुड इन स्ट्रेंथ, तो उसको उस टाइप की जो चीज़ें हैं बताई जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग था, होलिस्टिक एजुकेशन। देन गुरु शिष्य ट्रेडिशन वॉज देयर, ठीक है। गुरु वॉज कंसिडर्ड टू बी द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड वॉज रिवर्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप था गुरु शिष्य का, इट वॉज बेस्ड ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। और ये जो गुरु अपना नॉलेज शेयर करता था वो शेयर करता था पर्सनल इंटरेक्शन एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से। तो बहुत कुछ रिटर्न में नहीं था, बच्चे ऐसे नोट्स नहीं बनाते थे, वो मेमोरी बेस्ड था, इसीलिए उन लोगों की शायद मेमोरी वॉज शार्पर। ऑल राइट, इसमें इम्फेसिस होता था ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। नॉलेज ट्रांसमिशन वॉज डन थ्रू ओरल वेज, ठीक है, आपको सुनना होता था, ठीक है। फोकस वॉज देयर ऑन दी प्रैक्टिकल स्किल्स एंड देयर वॉज इंटीग्रेशन विथ नेचर, नेचर के साथ नेचुरल इन्वायरमेंट में पढ़ाई होती थी, नदी के किनारे, पेड़ के नीचे, है ना, इस टाइप से पढ़ाई हो रही थी। अब आपका सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, अब ये देखते हैं। यहाँ पर इम्फेसिस क्या है, ऑन स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन मतलब आपका साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। मैथ्स पे बहुत ध्यान देना है, इंजीनियरिंग पे ध्यान देना, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना, साइंस पे ध्यान देना, है ना। बात समझ में आ रही है? यस और नो? क्लास में हो भी आप लोग? Yes, sir. Vanshika is Yes, there in the sir. class. Prachi is also there. Jasmine, are you there in class? Meghna, are you there in class? Jivika? Yes, sir. So Meghna is there in class. Is Jivika there in class? Shubhi, are you there in class? Yes, sir. Okay. Jivika, are you there in class? So Jivika and Jasmine, I think उन्होंने ऐसे क्लास ज्वाइन करके दे मस्ट हैव वेंट समवेयर और दे मस्ट बी स्लीपिंग, आई डोंट नो। सो Sir, I'm present, Jasmine. अच्छा, यू आर देयर इन क्लास। तो मैंने अभी बोला, आपने यस सर नहीं बोला। सर वो माइक वो
अच्छा थोड़ा अच्छा, टाइम लगता ओके। तो आपको आ रहा है जैस्मीन समझ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ? है। यस सर। हाँ, तो ये इंडियन ईथॉस एंड मैनेजमेंट है सब्जेक्ट का नाम। पता नहीं आप लोग की, शायद बहुत से लोगों की फर्स्ट क्लास होगी। तो ये आपका एक फोर्थ ईयर में सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा कोई कंटेंट आपके पास है नहीं। तो जो मैं मतलब जो भी मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं वो कंटेंट कर लेना, बाकी आप इंटरनेट से पढ़ लेना, है ना। बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से इजी क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े से केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड, जिसमें आपको अगर बेसिक कॉमन सेंस से भी आप करोगे ना तो आपको, क्योंकि इसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको घरों में शायद बताई जाती होंगी, है ना। जैसे कि फिलॉसफी ऑफ कर्मा क्या होता है, कि आप अच्छा काम करते हो तो रिटर्न में अच्छा काम मिलेगा। ये सब इंडिया में इन एनी वे आपको पढ़ाया जाता है, ये हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारी ईथोस है ना। तो उसी को थोड़ा सा ना मैनेजमेंट में क्या उसका रोल है, ये हमने एक नया सब्जेक्ट बना हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मॉडर्न एजुकेशन में इम्फेसिस किस पे है? स्टेम पर है। तो स्टेम मतलब आपको बता दिया मैंने। फिर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेशन है, फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, ठीक है। इम्फेसिस ऑन सॉफ्ट स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत इम्फेसिस दिया जा रहा है ना, मॉडर्न एजुकेशन में। जैसे आपको जो प्रेजेंटेशंस देना होता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन कैसे बेटर करनी है, इन सब में ध्यान दिया जाता है। आपको हम लोग असाइनमेंट में देते हैं ना प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, कुछ बहुत से कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए, है ना। फिर वोकेशनल एजुकेशन, जैसे आप लोग बहुत सा लैंग्वेज कोर्सेज पार्ट टाइम में सीख लेते हो, या ये चीज़ें होती हैं, तो ये सब की भी है कि आपका जॉब मार्केट में वैल्यू बढ़े। चैलेंजेस क्या हैं? थोड़ा सा एक ऑनलाइन लर्निंग की चैलेंज है जो कोविड के बाद से आया है। अब ऑनलाइन लर्निंग में अगर बच्चा ज्वाइन तो कर लिया क्लास पर, तो पता नहीं उस साइट सुन रहा है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है। आप लोग तो सुन रहे हो ना, आप लोग तो वैसे नहीं हो ना? हाँ जी, यस कर दो अगर सुन रहे हो, यस सर। थम्स अप कर दो अगर बोलना नहीं है तो थम्स अप कर दो, यस। तो आप लोग सुन रहे हो। मेघना इज लिसनिंग, वंशिका इज लिसनिंग, प्राची has also said yes, Jasmine is also attentive, all right, so everybody is listening। but एक थोड़ा सा ऑनलाइन लर्निंग में ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि बच्चा पता नहीं सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, या टीचर अपने आप को इफेक्टिवली बता पा रहा है कि नहीं, है ना। लेकिन कोविड के बाद से ऑनलाइन लर्निंग का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, बिकॉज देर वॉज नो अदर सोल्यूशन एज वेल। तो बहुत से आपकी रिसर्च स्टडीज़ भी हुई है कि वेदर ऑनलाइन टीचिंग इज़ इफेक्टिव और नॉट, है ना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मेंटल हेल्थ सपोर्ट को भी देना है विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेस। जैसे IIMs में बच्चे बहुत स्ट्रेस फेस करते हैं, बीटेक में बच्चे बहुत, IITs में बहुत स्ट्रेस फील करते हैं, तो कैसे आपका मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम उसको कोप कर रहा है ना, ये चीज़ें हैं। थोड़ा सा इसमें और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं कि थोड़ा सा रिसोर्स सबके लिए बराबर रहे, थोड़ा इक्विटी एजुकेशन में आए। ऑलराइट, अब आप बताओ कि ये जो एंशियंट सिस्टम है, क्या ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है? अब गुरुकुल सिस्टम तो अभी है नहीं, हमने दो चीज़ पढ़ ली, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम पढ़ लिया और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम पढ़ लिया। इसके पॉइंटर था, आप लिख लेना जो मैंने आपको आर्टिकल भेजा है, ठीक है। अब आप बताओ कि क्या हम गुरुकुल लर्निंग से कुछ सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं आप बताओ, एनीवन अपना अपना पॉइंट बताओ। वंशिका, क्या सीख सकते हैं? सब प्लीज एक बार रिपीट कर देंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम से या गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग से क्या चीज़ें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सीख सकती है? आपको मैंने दोनों के बारे में बता दिया। सर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। मेघना, आपको क्या लगता है? मेघना इज सेइंग ओवरऑल डेवलपमेंट एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। वंशिका? सर गुरुकुल में एक प्रैक्टिकल तरीके से चीजें सिखाई जाती थी जो कि मॉडर्न एजुकेशन में नहीं सिखाई जाती हैं, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चीज होगी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और किसी को? जीविका, जैस्मीन? एंड सर गुरुकुल में लाइक जो जो हमारे जो टीचर होते थे वो एकदम पर्सनली ज्यादा थे, हमारी लाइफ से लाइक काफी कनेक्टेड भी होते थे, हम्म तो लाइक वो भी है। जैस्मीन सर आप? हाँ जी, सेल्फ प्राची? रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, ओके। यस, जैस्मीन आपने अभी तक कुछ नहीं बोला।
सर वहाँ पर्सनल मेंटरशिप भी होती थी 1-to-1? 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप Yes. कोर्स थे, मतलब कंप्लीट गाइडेंस था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया ना, चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर थे कौटिल्य, है ना। तो एक लाइफ लॉन्ग मेंटोरशिप कोर्स है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बहुत अर्ली एज से मॉरल वैल्यूज़ और डिसिप्लिन और इन चीज़ों का इंस्टिलेशन होना। प्रॉबेबली शायद स्कूल में बच्चा जा रहा है, वो भी सुबह उठ के जाता है, वो भी आता है, बट हो सकता है कि वो वैल्यूज़ ना इंस्टिल हो पाए। बट जब कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती है, जब आप अपने घर पे ही नहीं हो, है ना, स्कूल में तो आप कुछ घंटे हो, उसमें भी आपके मॉरल साइंस के क्लासेस होते थे, बट वो मॉरल साइंस में आंसर्स लिखना रिटन फॉर्म में और एक्चुअल में उन वैल्यूज़ को अपने अंदर रखना में बहुत फ़र्क है। तो गुरुकुल सिस्टम में कांस्टेंट जब आपको कोई ना देख रहा हो, देन ऑल्सो लाइक जैसे आप अपने पेरेंट्स आपके फर्स्ट टीचर हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप उस सेटिंग में थे, बहुत से प्रैक्टिकल मतलब डिमॉन्स्ट्रेशंस होते थे। तो आप एक्चुअली कैसे सोचते हो और कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, तो वो पिन पॉइंट किया जाता था और फिर आपको समझाया जाता था। अर्ली एज में आप समझाते हो तो आप जल्दी समझ जाते हो, आप मोल्ड हो जाते हो। वैसे लेटर ऑन अगर कॉलेज लेवल पे या उसके बाद जॉब लेवल पे आप तभी सीखोगे जब आपको कुछ झटका पड़ेगा, है ना। ऐसे आपको अगर कोई पेरेंट्स कितना भी बोलना कि सुबह 8 बजे उठ जाओ, नहीं उठ पाओगे आप, है ना। क्यों? क्योंकि अब आपकी वैसी हैबिट हो चुकी है ना। तो इसीलिए ये गुरुकुल सिस्टम में जो कि एक रेसिडेंशियल बेस्ड लर्निंग थी, इसमें ये बहुत बड़ा एडवांटेज था। बट गुरुकुल सिस्टम जैसे है वो अब इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है आपका, अब डिग्री बेस्ड इन्वायरमेंट है, स्किल बेस्ड इन्वायरमेंट है ना। तो इसमें और लर्निंग आपको इंस्टीट्यूट से मिल रही है, किसी गुरु के घर जाके रह के नहीं मिल रही है, और ना वैसा अब सिनेरियो रह गया है। ऑल राइट। तो लेकिन अभी भी हम लोग अपने एंशियंट गुरुकुल सिस्टम से क्या चीज़ें सीख सकते हैं, दैट वी हैव टू सी। ऑल राइट। तो अब आप देख लो कुछ कुछ नोटेबल गुरुकुल्स इंडिया में, है ना, नोटेबल जिनका बहुत नाम था एंशियंट टाइम पे। सो देयर इज दिस तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इन अ सेंस ये वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दी वर्ल्ड थी जो कि आपका ऑल ओवर एशिया से बच्चों को लेती थी मेडिसिन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के लिए। तो इंडिया अपने एंशियंट टाइम पे बहुत एजुकेशनली और कल्चरली रिच था, है ना। तो उस समय ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग इंडिया पढ़ने आ गए हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी ये तक्षशिला के बाद बनी और ये आपका यहीं थी पटना बिहार में। तो यहाँ पर क्या नाम है, बुद्धिज़्म, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स के लिए वेल नोन थी। कोरिया से बच्चे आते थे, चाइना से बच्चे आते थे, मिडिल ईस्ट से भी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। फिर आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये एक रिनाउंड बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था। ये फोकस करता था लॉजिक पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, तंत्रा पे एंड फिलॉसफी पे, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर था नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। फिर आपके पास था वलाबी यूनिवर्सिटी, ये आपका वेस्टर्न इंडिया में थी वलाबी यूनिवर्सिटी, और ये स्पेशलाइज करते थे पॉलिटिकल साइंस, लॉ, मेडिसिन, इन सब चीज़ों में। देन यू हैड पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा लेसर नोन था बट बहुत सिग्निफिकेंट लर्निंग था जो कि ओडिशा में था, और ये आपका बुद्धिस्ट स्टडीज़ और साइंसेस पे बहुत फोकस करता था, ठीक है। तो अब क्या क्या लेसन्स मॉडर्न एजुकेशन ले सकता है फ्रॉम दी गुरुकुल सिस्टम, नाउ वी हैव टू सी दिस। क्या क्या गुरुकुल सिस्टम से आप लर्निंग ले सकते हो। थोड़ा सा आप पर्सनलाइज मेंटोरशिप कर सकते हो, आप ग्रुप्स बना सकते हो। जैसे आपके कॉलेजेस में होता है मेंटोर मेंटी सेशन, है ना, जिसमें आप अपने मेंटोर से बातें कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। आईएम्स वगैरह में तो होता ही होता है, बहुत अच्छे से होता है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग टीचर स्टूडेंट बॉन्ड बनता है फॉर बेटर गाइडेंस कि करियर में आगे क्या करना है। कैरेक्टर एंड एथिकल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं गुरुकुल सिस्टम इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना। पर्सनलाइज मेंटोरशिप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कैरेक्टर एंड एथिकल डेवलपमेंट में था। तो आप थोड़ा सा मॉरल स्टडीज़ एंड लाइफ स्किल इनकॉर्पोरेट करो, एक थोड़ा इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल ग्रोथ इनकॉर्पोरेट करो। कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ ऐसी हो जिसमें वो कुछ लाइफ लर्निंग्स लें, कुछ गेम्स ऐसे खिलाओ जिससे कोई मॉरल मैसेज निकले, है ना। तो इस टाइप की एक्टिविटी थोड़ा और मॉडर्न एजुकेशन में होनी चाहिए, है ना। कि
लेट्स से आपने एक ऐसा गेम खेला, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 2 ग्रुप्स बना लिए, है ना, और आपने बोला कि हम लोग सवाल पूछेंगे, जो आंसर देगा, मान लीजिए अभी मैं यहीं पर एक गेम खेलता हूँ आपके साथ। जैस्मीन, आर यू देयर? Yes, sir. आप हो ना? हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं, ठीक है? खेलना है आपको गेम? Oh, yes, sir. ओके ओके ओके। तो जैस्मीन, प्राची एंड शुभी आर इन वन ग्रुप, वंशिका, मेघना एंड जीविका आर इन अनदर ग्रुप। तो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 हो गया। अब मैं ग्रुप 1 से एक सवाल पूछूंगा, ग्रुप 2 से एक सवाल पूछूंगा, जो जीतेगा उसको कैश मनी मिलेगा, ठीक है? तो मैंने कितना, सर? नहीं नहीं, कैश मनी नहीं मिलेगा, जो जीतेगा उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? अभी आप गेम का पर्पस समझो क्या है, ठीक है? तो मैं अभी ग्रुप 1 से सवाल पूछता हूँ, ठीक है? तो ग्रुप 1 से अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, लेट से मैं प्राची से सवाल पूछता हूँ, है ना? प्राची, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम? सर मिस्टर मनोज कुमार प्रजापति। तो यस, वेरी गुड, आपने आंसर दे दिया। अब मैं सेकंड ग्रुप से सवाल पूछता हूँ, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कब बनी थी? 10 सेकंड में आंसर देना। सर 7th सेंचुरी में बनी थी। गूगल किया आपने? यस सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे आंसर नहीं देना ना, तो ये आपको सर 5 ये मार्क्स। कौन सा रूल में लिखा था कि गूगल नहीं कर नहीं, सकते? नहीं, आपने तो आंसर पूछा था। नहीं 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 नहीं, ये इम्प्लाइड, ठीक है? इसको कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। तो ये आपको अब इसका पॉइंट नहीं मिलेगा। फिर मैं फर्स्ट ग्रुप से सवाल पूछ रहा हूँ, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट ग्रुप, टाइगर। वेरी गुड। अब मैं सेकंड ग्रुप से पूछ रहा हूँ, व्हाट आर द 7 वंडर्स इन दी वर्ल्ड? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो है, और गूगल नहीं करना है, ठीक है? नहीं गूगल नहीं कर रही हूँ, ठीक है? और माचू पिचू है, हम्म रोम में कलीसियम है, हम्म ताजमहल है, हम्म और वो स्पेन में जो ऐसे खड़े हुए वो है, जीसस का बड़ी सी मूर्ति बनी है वो है, और बाकी मुझे पता नहीं। तो फिर आपको नहीं मिलता है पॉइंट। अब मैं दोबारा ग्रुप 1 से पूछता हूँ, ठीक है? व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पिकॉक। Peacock. अब मैं ग्रुप 2 से पूछता हूँ, इस साल का नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स किसको मिला था? ग्रुप 2 ने नहीं बता पाया। तो अब देखो, इस गेम का मतलब क्या है? इस गेम का मतलब ये है कि ग्रुप 1 को जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ बहुत आसान सवाल पूछ रहा हूँ, ग्रुप 2 को जो सवाल पूछ रहा हूँ डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूँ। ग्रुप 1 ने प्राइज जीत भी लिया, उनको मैं गिफ्ट दे दूंगा। इस गेम का लर्निंग ये है कि एट टाइम्स लाइफ इज़ अनफेयर, है ना? ये एक एट टाइम्स लाइफ इज़ अनफेयर। तो जब लाइफ अनफेयर है, इस चीज़ का ये एक्सेप्टेंस है, ठीक है? तो आपको इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, रैदर अपनी लर्निंग, अपनी हार्ड वर्क पे बिलीव रखना है कि इवन इफ मेरे पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं, आई विल ओवरकम इट, प्रोबेबली आई विल स्टडी बेटर। इनको चीज़ें शायद आराम से मिल गई हों, इनके पास रिसोर्सेस हों, क्या पता इनके पास बेटर एजुकेशन हो। जैसे वंशिका, भी आपको थोड़ा लगा ना अनजस्ट कि यार ये तो इतने डिफ़िकल्ट सवाल हमसे पूछ रहे हैं, उनसे ईजी, वैसे ही अनजस्ट शायद से आपके घर में जो मेड होगी उसके बच्चे को लग रहा होगा कि इनके पास तो रिसोर्सेस हैं, ये स्कूल गए, सब गए और अच्छे कॉलेज जा रहे हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेस होते हैं, मैं तो इतना पढ़ना चाहती हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो लाइफ अनफेयर। तो वो ये सोच के बैठ जाए और इसी में ग्रजेस ले ले। बट वो चाहे तो बहुत मेहनत कर सकती है। आपको देखो कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके ऑटो वालों के बच्चों ने आईएएस का एग्ज़ाम निकाला हुआ है ना? आपको बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने, है ना, तो उन्होंने कितने टाइम तक न्यूज़पेपर बेचा। तो अगर वो ऐसे ही सोचते कि मेरे पास तो इतने रिसोर्सेस ही नहीं हैं, मेरे लिए तो लाइफ बहुत अनफेयर है, तो मतलब फिर मेरे को आगे काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मॉरल लेसन क्या है कि अगर आपके पास वो विल पावर है, वो तो मार्केट में नहीं मिल रही ना, अगर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तब इवन दो लाइफ इज़ अनफेयर, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है, बट यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, और आप अपनी पूरी सिचुएशन को बदल सकते हो, है ना? कि वन मे बी बॉर्न पुअर बट वन मस्ट नॉट डाई पुअर। ऑल राइट,
तो ये थोड़ा एक लेसन था। तो ऐसे ही गुरुकुल लर्निंग्स में ये सारी चीज़ें होती थी। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा गेम प्ले या कुछ ऐसा होता था जिससे कोई ना कोई एक मॉरल वैल्यू मिले या मॉरल लेसन मिले। अभी हम मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में भी इस टाइप की चीज़ें अपने कोर्स में रख सकते हैं कि कुछ इसमें बच्चों का इंटरेक्शन भी होता है आपस में, थोड़ा सा एक इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम गुरुकुल सिस्टम से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऑल राइट। फिर आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। तो स्कूल्स कॉलेजेस को रोट लर्निंग से हट के थोड़ा प्रैक्टिकल और हैंड ऑन ट्रेनिंग भी देना चाहिए। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन रखें। एग्ज़ाम्स का जितना प्रेशर रहता है, ग्रेडिंग का प्रेशर रहता है, इतना हद तक प्रेशर हो जाता है कि 90% के प्लस वाले लोग या 95% के प्लस वाले लोग 90% के प्लस वाले लोगों को नीचे से देखते हैं। फिर 90% के प्लस वाले लोग 85% से, जिनका 85 to 90 के बीच में आया, उनको नीचे से देखते हैं। तो आप ग्रेड के बेसिस पे आप लोगों को जज भी करने लग गए, है ना। इस टाइप का जो एक स्कूल्स और एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जो एक बिहेवियर आ गया है ना, कि वो ग्रेड्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इसको कम करना है। थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री एजुकेशन रखनी है कि स्ट्रेस ना रहे, लोगों को ये रहे कि आप अपने लर्निंग आउटकम्स के लिए पढ़ रहे हो। एन एग्जाम इज जस्ट अ वे टू एसेस योर लर्निंग आउटकम्स, देयर कैन बी सो मेनी अदर वेज टू एसेस इट। ऑल राइट। और थोड़ा सा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को आप अफोर्डेबल बनाओ, इंक्लूसिविटी रखो, है ना, बैरियर्स थोड़ा सा कम हो। ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग बताओ कि आपको लगता है कि गुरुकुल सिस्टम से आप सीख सकते हो फॉर इनकॉर्पोरेशन इन मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। क्या पूछा सर आपने? कि गुरुकुल, मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए कि गुरुकुल सिस्टम से क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने? कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनलाइज मेंटरशिप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, ये सब हम गुरुकुल सिस्टम से मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में अडॉप्ट की जा सकती हैं फ्रॉम द गुरुकुल सिस्टम ऑफ लर्निंग? सर पर्सनलाइज मेंटरशिप और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। और सर सबको सेम वे में ट्रीट करना। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे केस स्टडी है, एक मैं केस स्टडी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये केस स्टडी है गोतीर्थ विद्यापीठ, ठीक है। तो ये आपका बहुत गुरुकुल बेस्ड सिस्टम पे बना है, ठीक है। गोतीर्थ विद्यापीठ का मतलब क्या? काउ बेस्ड एजुकेशन है ये। गोतीर्थ, गो मतलब काउ, तीर्थ मतलब जर्नी, पिलग्रिमेज जर्नी, एंड विद्यापीठ मतलब एजुकेशन सेंटर। तो ये जो एक यूनिवर्सिटी बनाई है, दिस यूनिवर्सिटी इज मेड बाय द प्रमोटर इज श्री गोपाल भाई सुतारिया, अहमदाबाद में बनाई गई है, अहमदाबाद में। तो इन्होंने ना गुरुकुल वे ऑफ सिस्टम को बनाया है। क्यों ऐसा उन्होंने बनाया है? पहली बात तो ये है, उनको ये लगता है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। दिस मैन थिंक्स कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। उसको ये लगता है कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ग्रेड्स के बेसिस पे बहुत जज किया जाता है। क्या पता है एक बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट केस स्टडी आपको डिस्कस करता है गोतीर्थ विद्यापीठ एजुकेशन यूनिवर्सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो उसको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो फेलियर का लेबल लगा देते हैं कि किसी को 40% से कम आ गया तो आप उसको फेलियर बोल देते हो, उसको उस लेबल से प्रॉब्लम है। उसको ये लगता है कि बच्चे को आपको ग्रेडिंग देनी ही नहीं है, उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ का उसको कराओ ना पढ़ाई, वो और बच्चों को करेगा आउट परफॉर्म। आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट सबके लिए क्यों रख रहे हो, है ना। इफ़ उनका यही है, जैसे आइंस्टीन ने कहा था ना, इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ट्री देन द फिश विल थिंक दैट ही इज स्टूपिड, है ना। फिश का काम तो तैरना है ना, उसको तैरने में वो करो कंपटीशन। तो यहाँ पे आपको पीएचडी की भी डिग्री मिल जाएगी जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपने उस पर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी वर्क किया हुआ है, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट नहीं है उसको पढ़ाना ही नहीं है, ये वाली फिलॉसफी है यहाँ पे। उसको ये असेसमेंट सिस्टम थोड़ा हार्श लग रहा है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, इस गुरुकुल में रहते हैं, ठीक है। और ये इनका विज़न है। यहाँ पर रिसोर्सेज की दिक्कत नहीं, जिसको आना है वो आके पढ़ सकता है, रह सकता है, ठीक है।
ये और यहाँ पे ये भी है कि इनको ये लगता है कि भाई मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में स्वदेशी एलिमेंट कम है और पैट्रियोटिज्म कम है। तो यहाँ पर ये स्वदेशी थिंकिंग, सेल्फ रिलायंस, लॉयल्टी फॉर द कंट्री एंड एथिकल वैल्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको लगता है कि जॉब के साथ साथ ये स्किल्स भी होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान हो, ठीक है। प्रोबेबली शायद आज के टाइम पे आप ऐसा ना मानो, बट ये इनकी सोच है, ठीक है। कि अगर आप मान लो नहीं कमा रहे हो, आप लाइफ के लिए, लोगों के लिए फेलियर रहो, बट अगर आप में अच्छी वैल्यूज़ है, आप अच्छे इंसान हो, तो आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल इंसान हो। इफ़ यू आर अ गुड सन, गुड फादर, गुड हस्बैंड, गुड इंडिविजुअल, देन यू आर अ गुड पर्सन। इवन तो आपका शायद से एजुकेशन की वजह से करोड़ की सैलरी ना हो, इवन देन यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ये इनकी फ़िलॉसफी है, इनके यूनिवर्सिटी में ऐसी ही पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इन्होंने ये यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी है 2013 में। स्किल बेस्ड एजुकेशन है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करो, उसमें जो भी पैसा आपको मिलेगा आप सेटिस्फाइड रहोगे, और आप फोकस रखो उसको मॉनेटरी टर्म्स में। अपने सक्सेस को गिनो ही मत, आप अपने सक्सेस को एक अच्छे इंसान बनने में गिनो कि आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका एक वो है। और यहाँ पे आपको मदर टंग में पढ़ाया जाता है। इनका ये मानना है कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के हिसाब से भी कि आपकी लर्निंग 3 टाइम्स ज़्यादा होगी अगर आप अपने मदर टंग में पढ़ रहे हो। उनको मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। उनको ये लगता है कि जब बच्चा 2 लैंग्वेज सीखता है तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग कम होती है, और जिस अगर वो अपनी मदर टंग में सीखता है साइंस, मैथ्स, तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये आपका एक केस स्टडी है, तो ये अभी आप अगर एग्ज़ाम में आए तो मेंशन कर सकते हो। तो आप बताओ, लास्ट क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग, कैन वी मर्ज दीज बोथ सिस्टम्स, गुरुकुल सिस्टम एंड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम? बेटर रहेगा आइडिया? कंक्लूजन क्या रहेगा? एनीवन? अब आप लोग एंडिंग स्टेटमेंट आप लोग दीजिए, मैं इतना देर से बोल रहा हूँ। यस, यस। मेघना, क्या लगता है आपको? कुछ आप लोग एंड करो, जो भी मैंने पढ़ाया, क्या पढ़ाया क्लास में और कैसे इसको मर्ज कर सकते हैं, क्या आपको लगता है मर्ज करना सही रहेगा? मेघना, प्राची, जैस्मीन, वंशिका, शुभी, जितने लोग क्लास में हो। नहीं नहीं, लिखना नहीं है, बोलना भी है। यस सर, Yes, इसको sir, मर्ज काफी करना बेटर beneficial है। हाँ तो बोलो, कुछ और भी बोलो। यस सर, मर्ज नहीं, कुछ मतलब कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग क्या बना, क्या लगा अब तक पढ़ के, जो भी नॉलेज है, जो भी आपके माइंड में आया बोलिए। ये एक एक्टिविटी है कि आप कितना क्रिएटिवली समझ रहे हो चीज़ों को, कुछ भी जो भी माइंड में आया बोलिए। सर अगर हम ओल्ड वेज से कुछ न्यू लर्न करके, जैसे कि हमने बहुत सारे अभी फैक्टर्स देखे जो हमने ओल्ड वेज से सीखे, गुरुकुल सिस्टम से सीखे, अगर हम उनको मॉडर्न टाइम्स में लगा सकें तो उससे बेटर ही आउटपुट मिलेगा। जैसे कि मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओल्ड टाइम्स में नहीं थी, तो अगर हम वो ओल्ड टाइम्स वाली चीजें अप्लाई कर सकते हैं अभी न्यू टाइम्स में भी, तो उसका बेटर ही इम्प्रूवमेंट ही होगा। यस, यस। जैस्मीन, आप बताइए। आंसर ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, क्योंकि लाइक गुरुकुल में जैसे सिस्टम होता था, एंड नाउअडेज हमारी जनरेशन को भी लाइक रियल स्टफ ज्यादा पसंद है, वो स्किल कर सकते हैं, मर्ज हो सकते हैं। ओके, एनीवन एल्स? सर, जैसे गुरुकुल वैल्यूज, डिसिप्लिन ये सब प्रोवाइड करता था, वैसे मॉडर्न सोसाइटी में इतना टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है, तो दोनों जब मिलेंगे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा और अच्छा मतलब आउटपुट निकल के आ सकता है। यस, वेरी गुड। कोई और रह गया जिसने अभी तक नहीं बोला है? सर प्राची रहेगी। हाँ जी, प्राची, क्या लग रहा है आपको? सर जैसे गुरुकुल में वैल्यूज पढ़ाए जाते थे और जो आजकल की मॉडर्न एजुकेशन में टेक्नोलॉजी है, उन दोनों को मिक्स करके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो विद दिस ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, विच इज़ गुरुकुल वर्सेस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। इसके क्या डिफरेंसेस हैं, क्या लर्निंग है, क्या केस स्टडी है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, और दोनों में क्या फ़र्क है। अब आप लोगों में से किसी को प्रेजेंटेशन देना है? एनीवन हु हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन?
सर मैं नेक्स्ट टाइम लिखूंगी, मुझे एक्चुअली में याद नहीं था, अचानक से एकदम मैंने देखा था क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। किसी और ने एटलीस्ट प्रिपेयर तो किया हो, भले ही अभी नहीं दे रहे हो। बहुत पहले मैंने प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स दे दिए थे। सर आपने मेरे को आज ही दिया है एक्चुअली टॉपिक। अच्छा, तो आपने आज ही पूछा होगा ना। एनीवन एल्स? बनाया नहीं है अभी तक? वंशिका, मेघना, जैस्मीन? सर एक्चुअली यही था कि मुझे तब तो याद था जब हम लास्ट टाइम वो कर रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद क्लासेस नहीं हुई इतने टाइम तक, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। नहीं, बट बनाया है कि नहीं? खुद से नहीं बनाया? नहीं सर, अभी नहीं बनाया है। अच्छा अच्छा, तो बना लो बना लो बना लो। ठीक है, तो फिर आप लोग दे देना, जब बना लोगे नेक्स्ट क्लास में दे देना। ऑनलाइन ही भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। सो विद दिस ये क्लास एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये बेसिक्स